क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी भी विक्टिम हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक आदमी भी रो सकता है, लेकिन उसे चुप रहना पड़ता है? आज जो मैं बताने वाला हूँ, वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो उन लाखों मर्दों की कहानी है जो कभी कुछ बोल नहीं पाते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पर्सनल है और हो सकता है कि शायद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी हो। आज की स्टोरी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मेरे खिलाफ फेक केसेस फाइल हुए और कैसे मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। इंडिया में लॉज बनाए गए थे विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जरूरी भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन लॉज का मिसयूज होने लगे। सेक्शन 498 डोमेस्टिक वायलेंस, ये नाम सुनते ही लोग एज्यूम कर लेते हैं कि शायद एक आदमी गलत है, पर दूसरी साइड की स्टोरी कुछ और ही होती है जो हमें पता नहीं है। तो मेरी शादी हुई 2021 फेब महीने में, और उसके 2 महीने के बाद कुछ रीजंस की वजह से हम लोग सेपरेट हो गए, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद सिलसिला शुरू हुआ केसेस का। तो बात है 2023 मार्च महीने की, जब हमारी कुछ रिलेटिव्स की मीटिंग हुई और उसमें लड़की पक्ष के लोग थे और हमारी साइड के, जिसमें कि हमारे ऊपर प्रेशर करा गया डिवोर्स के लिए और पैसा देने के लिए, जिसको जब मना करा हमने और धमकी दी गई कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो विमेन सेल में हम तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन कर देंगे। और उसके बाद सीधा 2 महीने के बाद मेरे अगेंस्ट में एक कंप्लेन आई विमेन सेल में। ये है कंप्लेंट की कॉपी एंड ये पंजाबी में है, तो हिंदी में इन शॉर्ट आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ कि मेरी शादी 27 फेब 2021 में हुई थी, और जिसमें हमने 15 से 17 लाख रुपए खर्च किए। लड़के को एक गोल्ड का कड़ा, सास को एक गोल्ड ईयरिंग, और लड़के को और उसके फादर को एक एक गोल्ड रिंग और एक बुलेट मोटरसाइकिल, और बाकी का घरेलू सामान उनके कहे अनुसार दिया गया। और कुछ टाइम बाद ही मेरे ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए मुझे ताने देने लगे और कैश लाने के लिए मजबूर करने लगे और धमकी देने लगे कि अगर पुलिस कंप्लेंट की तो मैं बाउंसर ले आऊंगा और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। मतलब बाउंसर आजकल जान से मारने के लिए मिलते हैं। कुछ भी। अच्छा, अब इस चीज को नोट करना, जो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए कि फिर मेरे ससुराल वालों ने पैसे लेने के लिए मुझे मायके भेज दिया, और जब मैं पैसे लिए बिना वापस ससुराल गई तो मुझे वापस रात को मेरे मायके छोड़ आए और मुझे लेके नहीं जा रहे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं यहीं रह रही हूँ और मुझे लेके नहीं जा रहे, ठीक है। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ घर से विमेन सेल और विमेन सेल से घर, और 350 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग जाते थे और करीब करीब 6 से 7 डेट्स पे गए। फिर विमेन सेल में हमारे बीच में राजीनामा हुआ, और इसका भी हिंदी में मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आज 4 अगस्त 2023 को दोनों पार्टी हाजिर थी, और जो राजीनामा हुआ है वो इस प्रकार है कि लड़के वाले शादी में खर्च के बदले पैसे देंगे और दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स डालेंगे। दोनों पार्टी 17 अगस्त 2023 तक एक दूसरे को सामान वापस करेंगे। डिवोर्स 13B के तहत फाइल होगा, और जब कोर्ट में मंजूर हो जाएगा तो लड़के वाले पैसे देंगे। आज के बाद दोनों का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, और अगर कोई भी एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाए या अदालत में केस करे तो दूसरी पार्टी अपनी बनती कार्रवाई कर सकती है। अब इस पॉइंट को भी नोट करके रखना। और ये है 17 अगस्त 2023 का एग्रीमेंट, जिस दिन सामान वापस हुआ था, और इसमें यही लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी ने अपनी अपनी रिसीविंग ले ली है। और अगर आप इसमें देखोगे तो जो फर्स्ट नंबर का पेपर है, इसमें सीधा सीधा साइन भी हैं उनके साइड के जो गवाह आए हुए थे, और सेकंड वाले में ऊपर लिस्ट मैंने जो है वो अपडेट कर रखी है कि क्या क्या सामान था लड़की का, वो हमने वापस दे दिया, और नीचे लड़की ने लिखा हुआ है कि मैंने रिसीव कर लिया है, और प्लस साइन उसके और उसके फादर के हैं। तो जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में ये था कि जब डिवोर्स मंजूर हो जाएगा तो पार्टी जो है वहीं पे पैसे उस टाइम कोर्ट में देगी। बट मेरे इन लॉज की साइड से यही हुआ कि 50% अमाउंट हमें पहले दे दो, और जो कि मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो था वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलने की बात हुई थी। तो इस वजह से फिर इन लोगों ने क्या करा कि धमकियां देते रहे कि फिर हम कोर्ट केस कर देंगे और ये वो, और उसके बाद फिर इन्होंने सीधा कोर्ट केस कर दिया। तो ये है कोर्ट कंप्लेंट की कॉपी, और अगर इसमें आप देखोगे तो एक्सपेंसेस और गिफ्ट के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है
वो 50x17 जो था वो 16x17 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एक गोल्ड की चेन ऐसे ही कहीं से ऐड कर दी, ठीक है। एक न्यू गोल्ड की रिंग ऐड कर दी रिस्पोंडेंट नंबर 4, जो कि मेरे मामा की लड़की का नाम इन्होंने बीच में ऐड कर दिया। अब गिफ्ट और बाकी की चीज़ों की लिस्ट देख के शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी कुछ डिमांड होगी, तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो ऐड करी है, इसे सुनो ताकि आपको पता लग सके। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਬੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ यूज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ। अगर आपने ये अब ऑडियो सुनी होगी तो ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है, जो लोग खुद गर्ज बनते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है और हमें सिर्फ लड़की लड़की चाहिए है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो अगले 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं और आपके ऊपर सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगता है वो दहेज का ही लगता है, वो डॉरी का ही लगता है। और गवर्नमेंट ने जो सोचा था कि हम जब ये डॉरी लॉज लाएंगे या ये 498 जिसकी वजह से ये चीज़ें कम होंगी, पर ये कहीं ना कहीं तमाचा है, ये चीज़ें कम नहीं हो सकती अगर लड़कियां ऐसा ही करती रहेंगी कि जो लोग इन चीज़ों से दूर हैं, ना कोई डिमांड है उनकी, उसके बाद भी लड़कियां अगर उन पे ऐसा केस डाल रही हैं, तो ये ध्यान रखना कि लड़के आने वाले टाइम में दोबारा से दहेज मांगना शुरू कर देंगे और तभी शादियां होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि केस तो मेरे पे लगना ही है अगर कल को कुछ बिगड़ जाता है। और अब इस कंप्लेंट में आगे ऐड करा हुआ है कि नशे करता था मैं, शराब पीता था डेली और इसे मारता पीटता था, और शादी के टाइम पे किसी ने भी ये नहीं बताया इन्हें कि मैं ये सब करता हूँ। मतलब कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कुछ भी ऐड कर रहे हो। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो अब आगे एलिगेशन क्या लगा है, इसमें ये लिखा है कि 22/5/2021 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब कि मैंने नशे की हालत में अपने माता पिता के साथ इसको मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अगर दोनों कंप्लेंट्स जो पहले विमेन सेल में हुई थी और जो डीवी की कंप्लेन है, अगर इन दोनों के एलिगेशंस को कंपेयर करोगे तो आप डिफरेंस देखोगे। उसमें क्या था कि मैं अपने घर से जब पैसे ना लेकर आई तो मुझे वापस उसी रात को घर छोड़ा है, और यहाँ इसमें क्या है कि मुझे नशे करता था और मार पिटाई की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। टोटली डिफरेंट चीज़ एक नई आ गई है जिसमें मुझे एक ड्रगी बना दिया, मुझे नशेड़ी बना दिया। तो कोर्ट कंप्लेन में यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि विमेन सेल में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो झूठा था, हमें डरा धमका के कराया गया, हमारी मर्जी से नहीं हुआ। पर क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? और 1 साल तक इन्होंने उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करी, जो कि सारा इनकी मर्जी से हुआ था, पर इनको केस स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसके लिए इन्होंने ये चीज़ दे दी और इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम पुलिस वालों पे लगा दिया। जो कि मैं वहाँ पे CAW में गया भी था, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने उन पे ट्रस्ट करके सामान दिया और ये सब चीज़ें करी। और इवन इसमें इन्होंने स्त्री धन भी जो वहाँ लिया था, ये साइन भी करे थे, उसके बावजूद भी आप देखोगे तो इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि हमें कोई भी स्त्री धन नहीं मिला, वो एक्यूज्ड के पास ही है। तो कितना, मतलब आप सोच सकते हो कि हौसले बुलंद हैं, इन्हें यकीन है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें कुछ भी मतलब हमारे अगेंस्ट में नहीं जा सकती हैं, इसलिए जो मर्जी लिख दो। और फिर जब ये केस चलता रहा तो 7 मार्च 2025 को मैंने अपना रिप्लाई फाइल करा और मेरा रिप्लाई टोटली इनके अगेंस्ट में था। जो भी इन्होंने चीज़ें दी थी, जो भी उसमें लिखा था, उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। और इनको कहीं ना कहीं लगा कि केस भी बन नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में जो केस फाइल करा था वो इसलिए करा था कि हम परेशान होंगे, ये आएंगे 350 किलोमीटर और ये डर के सीधा हमारे से राजीनामा कर लेंगे जो भी हमारी डिमांड्स होंगी। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, मेरे रिप्लाई लगाने के 2 महीने के बाद SSP ऑफिस में एक कंप्लेंट दे दी मेरे अगेंस्ट में, जिसमें ये लिखा कि कोर्ट के बाहर इसने मुझे डराया धमकाया और ये बोला कि तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। जो कंप्लेंट्स आप आगे अभी देखोगे, तो सीधा 2 महीने के बाद, मतलब उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन आपके साथ अगर ऐसा कुछ करा कोर्ट प्रीमिसेस के बाहर में, और उसके 2-3 दिन बाद हो सकता था, हफ्ते बाद हो सकता था, आपको 2 महीने क्यों लगे? इससे पता चलता है कि सोची समझी प्लानिंग है। और जो आप कंप्लेंट भी देखोगे कितनी डिफरेंट है ये, टोटली इसमें जो एलिगेशंस हैं वो साफ देख के लग रहा है कि वो प्लान करके लिखे गए हैं, प्लान करके ही सब कुछ हुआ है। तो ये कंप्लेंट भी मेरे पे मई मंथ में हुई, और आप हैरान होगे कि हर कंप्लेंट जो है वो हर ईयर में मई मंथ में ही मेरे पे हो रही है। पहले 2023 मई मंथ में हुई विमेन सेल की, फिर जो नेक्स्ट हुई वो हुई कोर्ट केस, वो भी मई मंथ में फाइल हुआ, और ये वाली कंप्लेंट भी मई मंथ में हुई।
तो इसमें भी कुछ स्टोरी सेम ही थी, पर कुछ को पढ़ के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। और इसमें हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें थर्ड उसमें लिखा हुआ है पैरे में कि 3/3/2021 को हम विदेश दुबई गए थे, तो दुबई घुमाने लेके गया था मैं हनीमून पे। और 1-2 दिन मेरे पति का नेचर जो था वो ठीक रहा, पर बाद में वहाँ जाके मेरे साथ गाली-गलौच करने लग गया और यही सब कहने लग गया कि हैसियत के हिसाब से शादी नहीं करी। और होटल के कमरे में मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। और जितना भी टाइम हम दुबई में रहे, तो मेरी मंजूरी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मतलब बहुत कैसी चीज़ें, मतलब इतना गिरना पड़ रहा है इन्हें ये सब चीज़ें लिखने के लिए। और उसके आगे अगर देखोगे कि 11/3/2021 को हम फिर इंडिया वापस आ गए। उसके बाद यही कि मैंने ये सारी बातें अपने पारिवारिक मेंबर को नहीं बताई। 5th पॉइंट में यही है कि 22/5/2021 को मेरे पति नशे की हालत में घर आए और मुझे और मेरे पारिवारिक मेंबरों को गाली दी और मुझे घर से निकाल दिया और बोला कि पैसे नहीं लेके आओगे, वही स्टोरी सेम। और ये फिर डाला है कि विमेन सेल में जो राजीनामा हुआ था, वहाँ पे पुलिस वालों ने और ससुराल वालों ने उल्टा मेरे पे ही प्रेशर करके राजीनामा करवा लिया, जो मुझे मंजूर नहीं था। और इसके बाद कोर्ट में 7 पॉइंट में है कि हमारा केस चल रहा है। और 8 पॉइंट में ये लिखा है कि 7/3/2025 को मैं केस की तारीख के लिए कोर्ट में गई हुई थी और मेरा पति कुछ लोगों के साथ वहाँ पे आ गया और कोर्ट के बाहर ही मेरे को मतलब कि धमकाने लगा कि केस वापस ले ले, नहीं तो तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। और मुझे अपने फ़ोन में कुछ ऐतराज़ योग वीडियो दिखाई और मैंने जब उसका फ़ोन खींचने की कोशिश करी, तो उसके साथ आए लोगों ने मुझे रोक लिया और धमकी देने लगे कि केस अगर अगली तारीख पे वापस ना लिया, तो तेरी फ़ोटो और वीडियो मैं लीक कर दूँगा और तब जाके तेरे परिवार को पता चलेगा जब तुम समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और मुझे ये बोला कि मैं अगर तूने कोई कंप्लेन करी तो मैं बाउंसर लेके आऊँगा और उनकी मदद से तेरे परिवार को सबको मरवा दूँगा। मतलब फिर से बाउंसर, हद ही हो गई है। अब नेक्स्ट इसमें ये लिखा है कि मेरे पति ने मेरी फ़ोटो और वीडियो किस समय बनाई थी और ये संबंध बनाते हुए मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो मुझे दुबई में रात को कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दे देता था और मैं जब सुबह उठती थी तो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहता था। और ये सब मतलब होने की वजह से डर का माहौल है और जो अनपचाते लोग इसके साथ आए थे, उनसे भविष्य में मुझे खतरा है, तो मुझे सुरक्षा प्रदान करी जाए और ये इसके खिलाफ एक्शन ली। तो मतलब अब इन्होंने मुझे, पहले तो था है कि एक शराबी था, नशेड़ी, ड्रग लेने वाला या कुछ भी, और अब उसके बाद एक ये भी बना दिया कि एक रेपिस्ट भी दिखा दिया मुझे कि वो भी हूँ मैं, और वीडियोस ऐसी बनाई इसकी, नशा इसको मिला के दे के। मतलब कुछ भी चल रहा है, लोगों में इंसानियत ही नहीं बची। तो उसके बाद अब सोचो कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। उसके बाद से मुझे कॉल आने लगी कि जी आपने ऐसा-ऐसा कुछ करा है, आप बयान दो अपने। तो मैंने ईमेल के थ्रू सारी डिटेल दे दी कि हमारा इतने टाइम से केस चल रहा है, ये है और ऐसा-ऐसा था। उसके बाद मेरे फादर को भी कॉल करी गई कि जी आप आ जाओ, बात कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर जब पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे उन्होंने उसकी कोई तहकीकात नहीं या कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा तो सीधा सा ये था कि अगर ऐसी कुछ इश्यू है तो कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर हर जगह पे कैमरे होते हैं, तो आप उसकी वीडियो देख लो। तो मुझे सीधा बोला गया कि जा तू ले आ। तो क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं था, तो सीधा ये बोला गया कि जो तुम्हारा पिछला राजीनामा हुआ था विमेन सेल में, उसको कर लो। और मेरा ये था कि मैं नहीं वो राजीनामा करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इतना टाइम ख़राब हुआ हूँ, कोर्ट केस में भी मेरा पैसा लगा आने जाना, तो मैं वो उतने में तो नहीं करूँगा। तो मैं उस चीज़ में अड़ा रहा और उसके बाद फिर मुझे ये ब्लैकमेल करा गया कि तुझे अरेस्ट कर लेंगे, और मेरे को अलग से लेके भी गए कि तुझे अरेस्ट कर लेंगे अगर तू राजीनामा नहीं करता। फिर उसके बाद मेरे फादर गए, उन्होंने बात करी और थोड़े पैसे उसमें भी फिर भी हमने कम करवाए, क्योंकि हमारा ये था, मेरा तो सीधा कि मैं कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो करना है, क्योंकि आप प्रूव तो कर ही नहीं पाओगे जब वो कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद फिर से राजीनामा हुआ। राजीनामा जितना पहले पैसे में हुआ था उससे 1 लाख रुपए कम में हुआ। सेकंड चीज़, उसमें भी फिर से यही हुआ कि पैसे जो हुए हैं वो डिवोर्स के टाइम पे, जो सेकंड मोशन के टाइम पे ही मिलेंगे, एडवांस में हम कुछ नहीं देंगे। अब यहाँ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि जब हमारा एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद ये था कि आप अपना डीवी का केस वापस ले लोगे। जो हमारा 13B डिवोर्स का था वो भी केस टल गया था, बट इन्होंने स्टिल फिर वही चलता रहा, इनके साइड से पैसों की डिमांड आती रही कि कुछ तो दो। और हमारा हमेशा से ये था कि हमें ट्रस्ट नहीं था। पहले आपने सारा सामान ले लिया और वो चीज़ भी, उसके बाद भी आप मुकर गए, और अगर आप पुलिस पे भी एलिगेशंस लगा सकते हो तो आपके लिए तो कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कब हमसे पैसे लेके वो भी मुकर जाओ। तो उसके बाद फिर इनका फिर यही चलता रहा और हमारी वो टर्म्स फिर से बिगड़ गई हैं। और अब जो है मेरी नेक्स्ट हियरिंग है इंटरिम मेंटेनेंस की,
और देखते हैं उस टाइम भी शायद मेरे पे कुछ नया एलिगेशन लगा दें ये। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? तो मुझे जो लगता है सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हमें जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इक्वल लॉ के फेवर में हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों, कोई भी हों। मुझे लगता है कि जो इस साइड में आवाज़ उठाता है हमें उनके सपोर्ट में जाना चाहिए। सेकंड चीज़, पुरुष आयोग होना ज़रूरी है। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर कहीं भी मेरे साथ भी गलत होता है, मैं कहीं पे भी आवाज़ उठाता हूँ तो वो सीधा बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है वो गर्ल्स के लिए है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में अपने प्रूफ्स दिखा दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर पुरुष आयोग होगा तो उसमें सीधी सीधी चीज़ है कि हम अपना पॉइंट रख सकते हैं। अगर हमारे साथ कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी लेवल पे हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम वहाँ पे प्रूफ दिखा के एक स्ट्रॉन्ग वॉइस को रेज कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे भी हमें जो हरासमेंट झेलनी पड़ रही है या कुछ फेयर नहीं हो रहा है वो होगा। तो पुरुष आयोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसके अलावा मुझे लगता है कि विमेंस को भी आगे आना होगा, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ में सपोर्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विमेन भी इस जितने भी ये जो लॉ हैं इनमें परेशान हैं, चाहे लड़के की माँ हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हरास होती हैं। तो उन्हें भी इसमें आगे आना होगा। और ये लॉ जो भी डिमांड्स हैं वो बेसिकली ये नहीं है कि विमेन के अगेंस्ट है, वो ये है कि फेयर लॉज के लिए है, इक्वालिटी के लिए है। और कहीं ना कहीं सीधा सीधा इसमें ये होना चाहिए कि अगर कोई भी कंप्लेंट आई है तो पहले उसमें कम से कम कुछ वेरिफिकेशन हो। उसमें ऐसा ना हो कि सीधा केस चल रहा है और 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, एविडेंस स्टेज पे जाके आप कुछ दिखाओ, तब जाके आपका कुछ रिजल्ट निकले। 2 साल तो आप हरास हो गए ना, 3 साल तो हरास हो गए, इंटरिम मेंटेनेंस लग गई, तब तक तो वैसे ही टूट जाते हैं बड़े सारे बंदे, और फिर उसके बाद वो दब के उनकी शर्तों को मान लेते हैं। उसमें प्रोफेशनली लॉस भी होता है, उसमें मेंटली होता है। नेक्स्ट, अगर कुछ भी ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये फेयर ग्राउंड में भी होने चाहिए। मतलब कि ना ये लड़के के जुडिशरी में होना चाहिए सिटी की, ना लड़की की। लड़की के ऐसा होना चाहिए कि 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लोकल पावर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं जाता था तो वहीं पे अपने लोकल पुलिस स्टेशन में उनकी जान पहचान थी, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे दी, वहीं पे मेरे पे प्रेशर बना दिया। तो कुछ भी करके वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके 2-4 किलोमीटर की दूरी पे वो हैं, इतनी तो उनकी जान पहचान होती है और हमें इस चीज़ की दिक्कत रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कम से कम 50-60 किलोमीटर का या कोई भी ऐसा दायरा हो कि नेक्स्ट सिटी में या कहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कम से कम वो थोड़ा सा फेयर रहेगा, जिसमें कि ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब केसेस फेक होते हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं और जो विक्टिम्स हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब लॉ का मिसयूज़ होता है तो एक इनोसेंट आदमी की पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है उसमें। सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिस्टम को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस फाइट में सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी साथ में आना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके राइट्स कम हो जाएंगे। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बेटे की तरफ देखें, एक बहन है तो अपने भाई की तरफ देखें, एक बुआ है तो अपने भतीजे की तरफ देखें, और एक मासी है तो अपने भांजे की तरफ देखें, क्योंकि ये सब उनके साथ भी हो सकता है। और एक सच ये भी है कि जब कोई केस होता है तो उसमें सिर्फ एक आदमी नहीं, उसका पूरा परिवार भी फंस जाता है। उसकी माँ, बहन, घर की सारी औरतें उसका हिस्सा बन जाती हैं और कोई नहीं पूछता कि तुमने कोई गुनाह किया है कि नहीं। बस सालों साल कार्रवाई चलती रहती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम उस मिसयूज़ को इग्नोर करेंगे या उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मेंस राइट का मतलब ये नहीं है कि विमेन के अगेंस्ट होना। मेंस राइट का मतलब है फेयरनेस। इक्वालिटी का मतलब है दोनों साइड्स को सुनना। अगर एक औरत विक्टिम हो सकती है तो आदमी भी हो सकता है, क्योंकि सच ये है कि मर्द को भी दर्द होता है, बस उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो रहा ये कानून, सो रहा है, रो रहा ये बेगुनाह है, रो रहा। जहाँ भी जाऊँ मेरी कोई सुनवाई नहीं, लड़का होने की यही सजा मैंने पाई है। उसका सब सच और मेरा लगे झूठा है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसका कानून मामा मेरा रूठा फूफा है। सो रहा ये कानून, सो रहा है, रो रहा ये बेगुनाह है, रो रहा। सो रहा ये कानून, सो रहा है, रो रहा
ये बेगुनाह है रो रहा।